जय हिंद। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी और प्रदूषण से क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन हम वन लाइनर के फॉर्म में रेलवे सामान्य अध्ययन जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के थ्रू जो भी कुछ पॉइंट हैं उससे देंगे। ये देखते हैं कुछ पॉइंट को। पहला पॉइंट है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह हमारे चारों ओर क्या कहलाता है? ये पर्यावरण कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का समूह पर्यावरण कहलाते हैं, जो हमारे चारों ओर हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम पर्यावरण जो सम्मेलन हुआ था इंटरनेशनल लेवल पर 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 1973 में 5 जून को मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 को हुआ था मॉन्ट्रियल सम्मेलन। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा में है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ओजोन की मात्रा में कमी का कारण है। ओजोन देखिएगा एक लेयर होता है समताप मंडल में, जिसमें हम लोग CFC जो यूज़ करते हैं, जितने भी फ्रीजेज हैं, अग्निशामक यंत्र हैं, उसके लेयर को डिप्लेशन करता है, ख़त्म करता है। ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? CFC करता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो होता, फर्स्ट अर्थ समिट जो होता 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। पृथ्वी दिवस कब मनाए जाते हैं? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। क्योटो जो है जापान में एक सम्मेलन होता है, तो कब होता है? 1997 में क्योटो में जापान में सम्मेलन होता है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है, क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी कब होता है? तो 2005 में ये प्रभावी होता है। क्योटो सम्मेलन संबंधित है तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल याद रखेंगे। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक तापमान, पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? तो 14 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव कहलाता है। ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ फोरियर ने 1824 ईस्वी में दी थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब होता है? तो 1985 ईस्वी में होता है। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू करता है? तो 1986 ईस्वी में लागू किया। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? तो ग्रीन पीस एम्स्टर्डम में एक संस्था है, एजेंसी है, वो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर में है। नीडी बोलते हैं, NEERI। राष्ट्रीय वन नीति कब लाते हैं? तो हम लोग फॉरेस्ट की जो पॉलिसी लाते हैं 1988 में लाते हैं। राष्ट्रीय जल नीति 2002 में लाते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण की नीति 2004 में लाया जाता है, इसकी घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में होती है। विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि आपको पता है 2 फरवरी 1971 का ईरान का एक शहर है रामसन स्थल, वहीं पर विश्व नम भूमि की एक बैठक होती है और वेटलैंड के लिए। विश्व वन दिवस कब मनाते हैं? तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाते हैं। विश्व जल दिवस पूछेगा तो 22 मार्च, और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विविधता दिवस तो 22 मई। जैव विविधता दिवस ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 22 मई को मनाते हैं। रेड डेटा बुक क्या? देखिए जितने भी विलुप्त और संकटग्रस्त हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, उसके जीवों के लिए एक पुस्तक है जिसको हम लोग रेड डाटा बुक कहते हैं। इसी में हम लोग उनके संकटग्रस्त प्रजाति को दर्शाते हैं, नोट करते हैं। आइए कुछ अब देखेंगे। ये तो था पर्यावरण से। दूसरा टॉपिक बनेगा पारिस्थितिकी से।
पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। जीवधारी और उसके वातावरण के बीच एक रिलेशन को बताता है। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग बहुत बार क्वेश्चन आया है। सबसे पहले प्रयोग रिटर ने 1865 में, अर्नेस्ट हैकल ने 1859 में। कीजिएगा, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी शब्द का, पारिस्थितिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग रिटर ने 1865 ईस्वी में, अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक स्टेबल में सबसे ज़्यादा महासागर में होता है। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई कहलाता है पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? A.G. टांसले ने 1935 ईस्वी में किया है। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य है ऊर्जा का स्रोत। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई कौन है? तो पारितंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक बना होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक बोला ही जाता है। जैविक घटक के तीन भाग कौन कौन से होते हैं? जिसमें जैव, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और जैविक घटक का हो गया वायु, तापमान, प्रकाश, ये सारे। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। उसको क्या बोलेंगे? उपभोक्ता कहेंगे। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कहता है वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं उसको क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे बकरी, गाय, भैंस। प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता, भेड़िया, मोर और लोमड़ी। द्वितीय उपभोक्ता को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले कौन कहलाते हैं? द्वितीयक में तो ये तृतीयक उपभोक्ता कहलाएंगे बाघ, शेर और चीता। और जैविक घटक दो भागों में व्यक्त करते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक होंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अकार्बनिक होंगे मृदु जल और खनिज, मृदु जल, वायु और खनिज। अब घटक होते हैं कवक और जीवाणु दोनों डिकम्पोजर्स होते हैं। अब घटक होते हैं सफाई कर्मचारी क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाएंगे। एक जीव द्वारा दूसरे जीव को खाए जाने पर पोषक तत्वों की ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है, खाद्य श्रृंखला कहलाता है। सपोज हम ले लेंगे घास, घास को खा लेगा कौन? कीट खा लेगा। कीट को क्या खा लेगा? जो फ्रॉग है, मेढक है, मेढक खा लेगा। मेढक को कौन खा लेगा? सांप। सांप को कौन खा लेगा? बाज। इस तरह से एक फूड श्रृंखला चलती रहती है जिसको बोलते हैं पोषक तत्वों और ऊर्जा का रूपांतरण। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटक से मिलकर बनती है। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो प्राथमिक, प्राइमरी और सेकेंडरी उपभोक्ता मानव होते हैं। किसी पारितंत्र की विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना में हेतु प्रदर्शन किया जाता है। ऊर्जा का एक पिरामिड बनता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है तो हमेशा सीधा होता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तापमान होगा और जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। पारिस्थितिकी की विज्ञान केंद्र हमारे पास बेंगलुरु में है। नीरी याद रखिएगा, नीरी हमारे पास पर्यावरण से संबंधित नागपुर में है। 9 से नीरी, 9 से नागपुर। अब बात करेंगे कुछ प्रदूषण से रिलेटेड, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे, पर्यावरण और प्रदूषण। तो वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हैं क्या कहलाता है? प्रदूषण। प्रदूषण का डेफिनेशन होता है अनवांटेड थिंग हमारी किसी भी चीज़ में। वायु में आ जाएंगे तो वायु प्रदूषण, जल में आ जाएंगे तो जल प्रदूषण, और मृदा में आ जाएंगे तो मृदा प्रदूषण। इस तरह देखेंगे कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। मानव के द्वारा जो जनित प्रदूषण है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक, परजैविक। जैव विघटित प्रदूषक है तो वही जल जैव विघटित प्रदूषक है। वायु। अब देखेंगे वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग है। तो देखिएगा शीशा जो है ना एक बहुत बड़ा प्रदूषक है, इसको उदर को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग है। तंत्रिका से रिलेटेड रोग जो होगा ये शीशा से होगा। किसको होगा? शीशा से होगा। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग है। एस्बेस्टस से जो प्रभावित होगा ये कौन प्रभावित होगा? फेफड़ा जो है एस्बेस्टस से प्रभावित होता है, ये धूल कण से प्रभावित होता है। पारा प्रभावित होता है, पारा से मस्तिष्क होता है। पारा से जो मरकरी से एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं मीनामाटा। क्या बोलते हैं? मीनामाटा। कैडमियम से होता है इटाइटाई। कैडमियम से कौन सी बीमारी होता है? इटाइटाई। फिर नाइट्रेट से होता है सिंड्रोम। नाइट्रेट से क्या होता है? एक बीमारी होती है, नाइट्रेट से ही बच्चों में होती है। नेक्स्ट देखेंगे, फिर देखेंगे वायु प्रदूषण का कार्बनिक मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है। तो वायु प्रदूषण से जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित होता है ये रक्त धाराओं को प्रभावित करता है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक उसको बोलते हैं आर्सेनिक, अजैविक प्रदूषक को। नेक्स्ट देखेंगे जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है। देखिएगा जल प्रदूषण को मापते हैं हम लोग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BO2 से जल प्रदूषण को किसी भी इससे स्तर से इसका लेवल पे प्रदूषण को मापते हैं। मनुष्य में रक्तदाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं।
कैसे उत्पन्न करते हैं? वायु प्रदूषक और कैडमियम से। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया ब्राउन एयर का, तो प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट देखेंगे पीएम और एसपीएम संबंधित। देखिए पीएम बोलते हैं पार्टिकुलेटेड मैटर, ये प्रदूषण से रिलेटेड है। पीएम का पार्टिकुलेटेड मैटर हो गया तात्पर्य। एसपीएम बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। वायु प्रदूषक है तो वायु प्रदूषक जो मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल का यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? एक मिथाइल आइसोसाइनेट मिक का एक रिसाव हुआ था। मिनीमाटा रोग देखिए मरकरी से संबंधित है, पारा से संबंधित है, जापान में रिलेटेड है। सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो मिनीमाटा रोग जापान में हुआ था। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है तो ऑक्सीजन में घुली हुई मात्रा में बीओडी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन घुली हुई मात्रा को। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है, सेंट्रल पोल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण जो है अधिनियम 1974 में आता है, जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। वाहनों से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और सीसा मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और सीसा। कारखानों से निकलने वाले धुआं में तो कारखानों में भी कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, वाहनों में कार्बन मोनोऑक्साइड अगर फैक्ट्रीज में कार्बन मोनोऑक्साइड होता हो जाएगा। फिर देखें अम्ल वर्षा होती है। देखिए अम्ल वर्षा के कारण आप सुनते होंगे कि ताजमहल का जो कलर है डिप्लीट हो रहा है, घटते जा रहा है। फिर क्या कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड आयनों के कारण अम्ल की वर्षा होती है जिससे हार्मफुल होता है। अम्ल वर्षा में पृथ्वी पर गिरते हैं। फिर देखें सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये दोनों गिरते हैं। डीडीटी क्या होता है? तो देखिए एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। फिर कहते हैं संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारत को हानि पहुंचाता तो सल्फर डाइऑक्साइड पहुंचाता, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ग्रीन मफलर संबंधित है तो ग्रीन मफलर जो है एक ध्वनि से रिलेटेड टर्म यूज़ करते हैं ग्रीन मफलर को। चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक तो चावल में मीथेन मिलता है। चावल के खेतों में दलदली क्षेत्रों से, दलदली एरिया से क्या मिलता है? मीथेन मिलता है। तो इतना ही पर्यावरण, पारिस्थितिकी और प्रदूषण से मुख्य पॉइंट वन लाइनर के फॉर्म में था। ये वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और अपडेट्स और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, धन्यवाद।